प्यारे बच्चों, आज हम मूल निवासियों का विस्थापन चैप्टर पढ़ेंगे। बच्चों, मूल निवासी कौन थे और उनका विस्थापन किसने किया, यह पढ़ने से पहले आइए पढ़ते हैं उपनिवेशवाद क्या होता है। जब कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्रों पर नियंत्रण स्थापित करके वहां के आर्थिक, प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का प्रयोग अपने हितों के लिए करता है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे बच्चों कि ऐसे कौन से देश थे जिन्होंने दूसरे देशों के जो आर्थिक यानी बच्चों जिसमें खनिज संसाधन है, खेती है, व्यापार है और प्राकृतिक जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और मानवीय संसाधन यानी लोगों को चाहे दासों के रूप में प्रयोग किया हो या उन्हें मजदूरों के रूप में इस्तेमाल किया हो। तो ऐसे क्या कारण बनते हैं कि कोई देश दूसरे देश पर नियंत्रण स्थापित करने में कामयाब भी हो जाता है। एक चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है कि जिस व्यक्ति ने यह क्षेत्र जीता है उसकी विजयी मुद्रा आप देख सकते हैं और इसे ही उपनिवेशवाद कहते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों, यूरोपीय जो राष्ट्र थे उन्होंने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के अधिकांश देशों पर अपना नियंत्रण बनाए रखा द्वितीय विश्व युद्ध तक यानी 1945 तक। उसके बाद बच्चों साम्राज्यवाद कमजोर होने लगता है और ये एशिया, अफ्रीका और अमेरिकी जो देश थे वो धीरे धीरे आजाद होने शुरू हो जाते हैं। भारत भी इसका उदाहरण है बच्चों। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में और भारत आजाद होता है 1947 में। इसी तरह चाइना भी है जो 1949 में आजाद हुआ। अगले चैप्टर में हम चाइना के बारे में भी पढ़ेंगे। एक और बात बच्चों, एशिया, अफ्रीका और जो लैटिन अमेरिका है इन्हें तृतीय विश्व के देश भी बोलते हैं और लगभग इन पे यूरोपीय राष्ट्रों का जो है कब्जा रहा है। बच्चों, जो नियंत्रित राष्ट्र हैं यानी जिन राष्ट्रों पर यूरोपियन राष्ट्रों ने कब्जे किए, अपना नियंत्रण स्थापित किया, उन्हें उपनिवेश या कॉलोनी कहा जाता है और यहीं से बच्चों उपनिवेशवाद शब्द निकला है। यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में अपने जो अधिकार स्थापित किया, नियंत्रण स्थापित किया बच्चों, उसकी प्रकृति में विविधताएं थी। प्रकृति का अर्थ क्या हुआ, आइए समझते हैं। देखिए बच्चों, मानचित्र में जो पिंक कलर दिखाया हुआ है, भारत से ही समझाती हूँ आपको। पिंक कलर क्या है कि इंग्लिश या ब्रिटिश एम्पायर है, यानी भारत जो है वो ब्रिटेन के अधीन था। आपको पता ही है कि ब्रिटेन ने भारतीय शासकों को हराया, भारत के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित किया और यहाँ अपनी राजनीतिक सत्ता भी स्थापित की। अपने प्रशासकीय जो सत्ता है वह भी भारत में स्थापित की। तो इसे कहेंगे प्रकृति कि अंग्रेजों ने भारत को राजनीतिक रूप से अपने अधीन किया, भारत के संसाधनों का प्रयोग ब्रिटेन के हितों के लिए किया। तो साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ बच्चों प्रकृति हम पढ़ रहे हैं तो कहीं कहीं यूरोपियन समाज ने जो है, यूरोपियन देशों ने दूसरे देशों पर राजनीतिक सत्ताएं स्थापित की, लेकिन कुछ देश ऐसे भी थे जहां सिर्फ व्यापारिक गतिविधियों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, वहां के जो राजनीतिक मामले थे उनमें दखल अंदाजी नहीं की। देखिए बच्चों, येलो कलर में चीन है, आप देखिए पार्शियल यूरोपियन कंट्रोल लिखा हुआ है जो येलो कलर है। इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत की तरह चीन भी अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन यह आंशिक रूप से अंग्रेजों के नियंत्रण में था, पूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि चीन की राजनीतिक सत्ता हासिल करने की कोशिश ब्रिटेन ने नहीं की। तो आप प्रकृति समझ गए होंगे। अब देखिए बच्चों, नई दुनिया के देशों को यूरोप वासियों द्वारा दिए गए नाम। अब ये नई दुनिया क्या है, ऐसा नहीं है कि कोई नई दुनिया बसाई गई हो। बच्चों, ये लोग पहले भी इन्हीं क्षेत्रों में, देशों में रह रहे थे, लेकिन इनका पता यूरोप वासियों को जब चला, जब स्पेन, पुर्तगाल और बाद में हॉलैंड, फ्रांस जैसे देश प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर पार करके जब दूसरे देशों में पहुंचे तो उनके लिए ये नई दुनिया शब्द प्रयोग किया गया है। जैसे अमेरिका, इस शब्द का पहली बार प्रयोग बच्चों अमेरिगो वेस्पुकी का यात्रा वृत्तांत छपने के बाद यह प्रयुक्त हुआ और अमेरिका की खोज बच्चों अमेरिगो वेस्पुकी ने की थी। कनाडा जो है कनाडा से निकला हुआ शब्द है। इसके खोजी कौन थे, यानी कनाडा की खोज किसने की, जॉक कार्टियर ने, और उन्होंने इसकी जानकारी दी है कि फ्यूरो इरोक्विस, इस भाषा में कनाडा का मतलब था गांव। ऑस्ट्रेलिया बच्चों,
मूल निवासियों का विस्थापन हम पढ़ रहे हैं, तो उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, दो महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे हम आज कि वहां के लोग क्यों विस्थापित हुए। तो ऑस्ट्रेलिया महान दक्षिणी महासागर में स्थित भूमि के लिए 16वीं सदी में प्रयुक्त किया गया नाम है और लातिनी भाषा में बच्चों दक्षिण को ऑस्ट्रल कहते हैं और इसी प्रकार इसका नाम ऑस्ट्रेलिया पड़ा। न्यूजीलैंड, हॉलैंड, बच्चों हॉलैंड पुराना नाम है, आजकल इस देश का नाम नीदरलैंड है। तो जब किताबों में आपको नीदरलैंड मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हॉलैंड और नीदरलैंड एक ही बात है। कि तास्मान द्वारा किया गया नाम, जिसने सबसे पहले 1642 में इन टापुओं को देखा था। और बच्चों डच, बच्चों नीदरलैंड की भाषा है डच और डच भाषा में समुद्र को जी कहते हैं। हमने देखा यूरोप वासियों ने नई दुनिया के देशों के नाम कैसे विकसित किए। यूरोपियन साम्राज्यवाद, बच्चों 15वीं से 17वीं शताब्दी तक यूरोप वासियों में मुख्य जो देश थे वो थे स्पेन और पुर्तगाल, और इन्होंने अमेरिका में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बच्चों अटलांटिक महासागर पार करके व्यापारिक मार्गों की खोज करने के लिए स्पेन और पुर्तगाल के जो वासी थे वे अमेरिकी महाद्वीप पर पहुंचते हैं। स्पेन और पुर्तगाल के नाविकों ने अपने पोप से भी यह इजाजत ले ली थी कि वे उन राज्यों पर शासन करना शुरू कर देंगे जिनकी वे खोज करेंगे। चैप्टर 8 में हमने ये पढ़ा है। बच्चों 18वीं सदी तक आते आते फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड, अब स्पेन और पुर्तगाल नहीं बल्कि फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड ने अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में अपने उपनिवेश स्थापित करने शुरू कर दिए। जब ये यूरोपवासी उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे तो वहां के मूल निवासियों को, मूल निवासी का अर्थ क्या हुआ बच्चों, जहां जन्म होता है और वहीं पे हम पले बड़े होते हैं उसे मूल निवासी कहते हैं। जैसे हम भारत में हमारा जन्म हुआ है और हम भारत में रह रहे हैं तो हम भारत के मूल निवासी हैं। इंग्लिश में इसे नेटिव बोलते हैं। 2 नंबर में पूछा जाता है, ध्यान से याद रखना है आपको कि मूल निवासी निवास स्थान पे ही, जहां जिस जगह पे हम रह रहे हैं वहीं पे हमारा जन्म हुआ हो तो हम मूल निवासी से कहेंगे। अब मूल निवासियों को यूरोप वासियों ने दूसरे इलाकों में जाने पर मजबूर किया। जब मूल निवासियों को विस्थापित किया जा रहा था, दूसरे इलाकों में उन्हें जाने पर मजबूर किया जा रहा था, तो वे खुद यानी यूरोप वासी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बस रहे थे, सेटल हो रहे थे। तो बच्चों जब यूरोप वासी इन महाद्वीपों में आके बसना शुरू करते हैं तो उनके लिए सेटलर शब्द का प्रयोग किया जाता है। सेटलर शब्द का हिंदी में अर्थ होता है बच्चों आबादकार। इस शब्द का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका, हालांकि आज हम उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन दक्षिणी अफ्रीका बच्चों महाद्वीप जो है अफ्रीका, उसमें सबसे दक्षिण में दक्षिणी अफ्रीका एक देश है, वहां नीदरलैंड का कब्जा था। तो दक्षिणी अफ्रीका में जब नीदरलैंड के लोग बसते हैं तो उन्हें सेटलर कहा गया। आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में बच्चों ब्रिटेन के लिए सेटलर शब्द इस्तेमाल होता है। और अमेरिका में विभिन्न यूरोपीय कंट्रीज से जो देश आए, जो लोग आए थे, उनके लिए इस्तेमाल होता है। तो सेटलर शब्द भी आपको याद रखना है। अब हम उत्तरी अमेरिका को पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले भौगोलिक स्थिति देखिए बच्चों, यह अमेरिका महाद्वीप है, उत्तर ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक। बच्चों सबसे पहले हम कर्क रेखा पढ़ते हैं। यह है बच्चों कर्क रेखा, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है बच्चों। उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पश्चिमी गोलार्ध में। ये तो आपको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध ये तो ध्यान ही होंगे, पर फिर भी एक बार बता देती हूँ कि कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर बच्चों उत्तरी जो ध्रुवीय वृत्त है, जिसे 66 डिग्री 30 मिनट बोलते हैं बच्चों हम, ये उत्तर ध्रुवीय वृत्त रेखा है, यानी 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। इन के बीच में अमेरिका बसा हुआ है। दूसरा बच्चों अगर हम अमेरिका की स्थिति देखें तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। देखिए बच्चों पश्चिम में है अटलांटिक महासागर, बच्चों हिंदी में इसे अंध महासागर बोलते हैं, कई बार किताबों में अंध महासागर भी मिलता है। और पश्चिम में है बच्चों प्रशांत महासागर, जिसे पैसिफिक ओशियन बोलते हैं।
उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक स्थिति बच्चों हमने देखी कि कहाँ स्थित है। इसके बाद उत्तरी अमेरिका के जो अंदरूनी इलाके हैं वहां पर भौगोलिक स्थिति कैसी है, आइए समझते हैं। सबसे पहले बच्चों उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम है ये दिशाएं हैं। और पूर्व की हम बात कर रहे हैं तो ये वो क्षेत्र है बच्चों जो मैदानी इलाका है। मैदानी भाग बच्चों खेती के काम आता है, खेती के लिए ये अनुकूल होती है बच्चों मैदानी भाग। अगर हम भारत की भी बात करें तो उत्तरी मैदान आपको पता है जहाँ खेती बहुत अच्छी होती है। दूसरा ग्रेट झीलें, बहुत झीलें हैं बच्चों, जैसे ग्रेट लेक्स आपको दिख रही है, झीलें हैं। मिसिसिपी, ओहियो और अपलाचल पर्वतों की यहाँ घाटियां हैं और पथरीली पहाड़ियों की श्रृंखला है पश्चिम में। देखिए बच्चों ये पथरीली पहाड़ियां हैं ये पश्चिम में। और इसी के साथ बच्चों एरिजोना और नेवाडा की मरुभूमियां हैं। यहाँ मरुभूमि का मतलब होता है रेगिस्तानी इलाका है यहाँ। और इसके और पश्चिम में सियरा नेवाडा पर्वत है यहाँ। उत्तरी अमेरिका का जो भूगोल है आपको समझ आ गया होगा। उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक विशेषताएं पढ़ते हैं बच्चों। तेल, गैस व खनिज संसाधनों की भरमार है उत्तरी अमेरिका में। और इसी भरमार के बल पे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो पाए हैं, क्योंकि बच्चों तेल, गैस और खनिज संसाधन जिस देश में होते हैं उस देश की अर्थव्यवस्था विकसित होती है। दूसरा है कनाडा का जो 40% भाग है वो वनों से ढका हुआ है। मुख्य रूप से यहाँ गेहूं, मकई व फल उत्पादित किए जाते हैं। और मत्स्य उद्योग यहाँ महत्वपूर्ण उद्योग है। क्यों है? क्योंकि देखो बेटा नदियां हैं, झीलें हैं और महासागरों से घिरा हुआ है, तो मत्स्य उद्योग यहाँ एक महत्वपूर्ण उद्योग है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में खनन यानी खनिज निकालना बच्चों धरती से, उसे खनन कहेंगे। उद्योगों और बड़े पैमाने पर जो खेती है उसका विकास जो है यूरोप, अफ्रीका और चीन से जो लोग आए हैं, आप्रवासी का मतलब है जो दूसरे देशों से आके अमेरिका में बस गए हैं, उन्होंने विकसित किया है खनन उद्योग और खेती का विकास। मूल निवासियों की बात करें बच्चों, मूल निवासी हमने पढ़ लिया कि जहां हम रह रहे हैं वहीं पे हमारा जन्म हुआ हो। तो सबसे पहले जो मूल निवासी हैं, जो बाशिंदे बच्चों, बाशिंदे निवासी को बोलते हैं। 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट्स के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए। देखिए बच्चों इसे समझते हैं। देखिए ये अलास्का है यानी उत्तरी अमेरिका और यह है एशिया यानी साइबेरिया। तो बीच में जो भूमि सेतु है इस रास्ते से ऐसा माना जाता है बच्चों पॉसिबल माइग्रेशन रूट है ये। देखिए ये इस क्षेत्र से जो है माइग्रेंट्स यहाँ आए यानी एशिया से अमेरिका में आके बस गए। अब इस पे भी देखते हैं हम कि एशिया से भूमि सेतु के रास्ते लोग अमेरिका में पहुंचे। 10,000 साल पहले मूल बाशिंदे यानी मूल निवासी दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। हिम युग के दौरान, आखिरी हिम युग के दौरान बच्चों जो मूल निवासी हैं वो दक्षिणी अमेरिका की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। 5,000 साल पहले जलवायु में स्थिरता आई तो मूल निवासियों की आबादी बढ़ने लगी। यहाँ की जो सबसे प्राचीन मानव कृति है बच्चों वो 11,000 साल पुरानी है और एक तीर की नोक है, उसका शीर्षक है बच्चों मूल निवासियों की जीवन शैली पढ़ेंगे, यूरोपियों के आगमन से पहले कैसी थी। और एक और शब्द बच्चों अमेरिका की पूर्व संध्या, आपको ध्यान रखना है। अमेरिका की पूर्व संध्या से अर्थ है कि जब यूरोपीय लोग यहाँ आए और इस महाद्वीप को अमेरिका नाम दिया। अब जीवन शैली पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों ये लोग नदी घाटियों के आसपास गांवों में समूह बनाकर रहते थे। दूसरा भोजन में मुख्य रूप से मछली, मांस, सब्जियां और मकई इत्यादि थे। ये हमने सारा पढ़ा है बच्चों, मत्स्य पढ़ा और मकई की खेती करते थे ये लोग। और जंगली भैंसे यानी बाइसन का शिकार करते थे। लेकिन बच्चों ये बहुत संतुष्ट लोग थे, उतना ही शिकार करते थे जितने से उनका पेट भर जाए। इन्होंने खेती भी बड़े पैमाने पर करने की कोशिश नहीं की और अपनी आवश्यकताओं से ज्यादा उत्पादन ये लोग नहीं करते थे। जमीन पर जो स्वामित्व यानी जो मालिकाना हक है बच्चों जैसी बात इन लोगों में नहीं थी। ये बड़े दोस्ताना और मिलनसार प्रवृत्ति के लोग थे और उपहारों का आदान प्रदान करने में विश्वास रखते थे। बच्चों ये चीजें खरीदने की बजाय उपहारों में लेना देना ज्यादा पसंद करते थे। अनेक भाषाएं बोलते थे, हालांकि वे लिखना नहीं जानते थे। उनका विश्वास था कि समय की जो गति है वो चक्रीय है
और हर कबीले के पास अपने जन्म और इतिहास के बारे में ब्यौरे थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे थे। बच्चों, वे कुशल कारीगर थे और खूबसूरत कपड़े बुनते थे। निपुण थे वो इस काम में, यानी महारत हासिल थी उनको। हालांकि वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जलवायु और भूदृश्यों के में होने वाले परिवर्तनों को वो आसानी से समझ सकते थे, जैसे पढ़े हुए लोग समझ जाते हैं। तो आज हमने उत्तरी अमेरिका में भौगोलिक जो स्थिति देखी उत्तरी अमेरिका की, यूरोपियन लोग क्यों आए और मूल निवासियों की जीवन शैली कैसी थी, इसके बारे में पढ़ा। बच्चों, अगले वीडियो में हम यूरोपवासियों और मूल निवासियों के बीच होने वाले संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। आशा है आपको आज के टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।